बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जगहों पर अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जहां इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस भी जारी हो चुका है और वहीं कुछ लोग इससे क्षुब्ध होकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव की बात। इस चुनाव में का जो माजरा है बड़ा अलग होने जा रहा है। इस माजरे में अगर हम बात करें तो एक अनोखा तरीका देखने को मिल रहा है। ये कोविड-19 जो महामारी जो फैली है, इस महामारी के बाद जो चुनाव का अगर हम लोग विश्लेषण देखते हैं तो अभी कुछ ऐसे देश जहां पर इस चुनाव को अंजाम दिया गया, अच्छे तरीके से उसको कैंपेनिंग किया गया, वोटिंग का सिस्टम बनाया गया, जिनमें से साउथ कोरिया और श्रीलंका की बात को देखा जा सकता है। उसी प्रकार बिहार विधानसभा के गाइडलाइन को निर्देशित कर दिया गया, डायरेक्शन दे दिया गया है। कैसा होगा इस बार चुनाव का माजरा, चलिए इस पर हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि इस बार चुनाव में किन किन मुख्य मुद्दे की बात होगी, किन किन बातों पर आगे बातें होगी जिसमें लोग अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। रही बात इस चुनाव के माहौल का, तो माहौल बड़ा डिफरेंट है। ऐसा आपका मानना होगा कि इस बार जो इंडिविजुअल इंप्रेशन है वो काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल इंप्रेशन पर लोगों का अटेंशन बढ़ने वाला है। क्योंकि कल तक जो चुनावी माहौल में जो एक माहौल तैयार किया जाता था विभिन्न संसाधनों के जरिए, उन संसाधनों की इस बार कमी होगी। लोगों के पास अगर सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रचार और प्रसार की व्यवस्था होगी भी तो उन गरीब तबके लोग, निम्न तबके के लोगों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाएगी। आखिरकार हर हाल में अब हर एक व्यक्ति तक नेताओं की पहुंच होगी, तभी इस बार बिहार विधानसभा 2020 का इलेक्शन पूरी तरह से चमक के साथ दिखेगा। तो मैं इस बार आपको इसके माध्यम से, चूंकि मैंने इसका तरीका थोड़ा सा इसका डेवलप किया है, डेवलप इन द सेंस क्या कि लगातार एक फैक्ट्स को पढ़ाने के बाद लोगों के मन में चीजों को सुनने का जो है ना, लगता है कि बस आप पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार हमने क्या क्या एक समायोजन किया है। मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, आपके सवालों में आपके क्वेश्चन भी शामिल होंगे और उस जो सवालों में जो क्वेश्चन का दायरा बनेगा उसके आंसर भी उसमें छुपे रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने जिस तरह की प्रक्रिया हमारे इस लोकतांत्रिक देश के लिए तैयार की है, इस डेमोक्रेसी में जो चुनाव की प्रक्रिया की बात होती है जिसमें हम लोग वोट कास्ट करते हैं और अपने नेतृत्वकर्ता को चुनते हैं, तो चलिए एक बार फिर से उस माहौल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। खासकर मैं बिहार की बात करूं कि बिहार में अब ये इलेक्शन का गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आपको पता है कि एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस संवैधानिक निकाय को हम लोग भाग 15 में देखते हैं और इस इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कशन जो दिया गया है, एक प्रॉपर आर्टिकल में इसके बारे में विश्लेषण किया गया, डिस्कशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 324। वैसे 324 से लेकर 329 तक की पूरी व्यवस्था की गई है और इसमें पूरे निर्वाचन आयोग से संबंधित बातों को दिखाया भी गया है। साथ ही साथ समय समय पर इसके परिवर्तनों को भी दिखाया गया है निर्वाचन आयोग में। तो हम लोग कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग को अगर हम लोग आज के डेट में, आज के अभी के वक्त में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसके मुख्य निर्वाचन आयोग के पद पर है सुनील अरोड़ा, और जो दूसरे पद जो एक अशोक लवासा थे उनके जगह पर राजीव कुमार की एंट्री हो गई और जो पूर्वर थे वो अभी तो हैं ही। तो कहने का मतलब है कि लगातार एक परिवर्तन का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन का इस बार गाइडलाइन कैसा होगा। चलिए बिहार विधानसभा के इस बार के चुनाव की प्रक्रियाओं को हम लोग इस प्रकार समझते हैं आसान भाषाओं में कि देखिए, कोई भी इलेक्शन हो, इस बार की गाइडलाइन हो या किसी वक्त की गाइडलाइन हो, गाइडलाइन में हम लोग के पास साफ और स्पष्ट होता है कि सबसे पहले अपना लोग नामांकन कराते हैं, नॉमिनेशन। ध्यान रखना है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है। इन सवालों से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन देने जाते हैं तो इसके लिए जरूरी होता है कि उसी विधानसभा के उसके 10 प्रस्तावक उनके साथ होंगे। लेकिन अगर कोई राज्य स्तरीय पार्टी या राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के कोई नेता इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। इसमें शर्त है कि उसे उस विधानसभा का मतदाता होना चाहिए, तभी उसके प्रस्तावक बन सकते हैं। तो सबसे पहला गाइडलाइन है नॉमिनेशन का। इस बार नॉमिनेशन बिल्कुल अलग अंदाज में दिखेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे पहले क्या था ना कि बच्चों को ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था, इस बार चुनाव के दरमियान भी ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंसेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। अब इस बार क्या है ना
कि ऑनलाइन आप अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने सिक्योरिटी मनी को भी आप जमा कर सकते हैं। ध्यान रखना है, ऑनलाइन आप अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने सिक्योरिटी मनी को भी आप जमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस सिक्योरिटी को, इसके अलावे आपके पास एक और ऑप्शन होगा कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म को भरा, यानी ऑनलाइन नॉमिनेशन को आपने जो डाला है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा कि उस सॉफ्ट कॉपी को निकाल के फिर आपको हार्ड कॉपी जाकर के जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्टूडेंट के साथ जो कभी प्रक्रियाएं चली थी, पहले क्या होता था कि लोग अपना फॉर्म भरते थे सॉफ्ट कॉपी, यानी कि पहले अपना इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से उस वेबसाइट में अपना पूरा डिटेल कैंडिडेट दे दिया करते थे। बाद में उसी फॉर्म का, उसी से उसका जीरोक्स निकाल करके फिर आयोग को आवेदन भेज दिया जाता था। इस बार भी निर्वाचन आयोग ने अपने गाइडलाइन में इस नॉमिनेशन के सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से डिनोट किया है कि भाई कोई भी कैंडिडेट अगर अपना नॉमिनेशन देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, तो ऑनलाइन देने के बाद आपको जो सॉफ्ट कॉपी दी उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी देना है। और हार्ड कॉपी के अलावा उसके पास एक ऑप्शन यह भी है कि वह अपने सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी मनी का जो डिमांड होता है, उसको ट्रेजरी में जमा भी कर सकता है। तो सबसे पहला जो उसके पास एक पोजीशन बन रहा है वो है नॉमिनेशन का। चीजों को समझिएगा, यानी नॉमिनेशन ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में सॉफ्ट कॉपी को भेजी जाएगी और सॉफ्ट कॉपी के बाद हार्ड कॉपी भेजी जाएगी। और हार्ड कॉपी के अलावे अगर उसे लगेगा कि मैं कैश ही जमा करूं सिक्योरिटी मनी के तौर पर, तो वो कर सकता है। ये तो हुआ नॉमिनेशन की बात। तो इस बार की प्रक्रिया में हम लोग देख सकते हैं कि नॉमिनेशन के अलावे हम लोग के पास जो प्रक्रियाएं आएगी, उसमें हम लोग के पास नॉमिनेशन के अलावे दूसरा प्रक्रिया होता है कि चलिए आपका नॉमिनेशन हो गया, आपने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, नामांकन दाखिल कीजिएगा, तो अब बात हो जाएगी कैंपेनिंग का, चुनाव प्रचार का। हर बार के चुनाव में कैंपेनिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता था। इस कैंपेनिंग को लोग बहुत अलग अलग तरीके से सजाते थे, इसका अरेंजमेंट करते थे। हर एक तरह के लोग इसमें अपने माइंड का उपयोग करते थे और इन चीजों को एक अरेंज वे में अपने आप को सत्यापित भी करवाते थे। लेकिन इस बार की कैंपेनिंग थोड़ी अलग होने जा रही है। इस बार की कैंपेनिंग के बारे में आपको बता दें कि इसके लिए आपदा प्रबंधन इस बार पूरी तरह से सशक्त है। आपदा प्रबंधन ने कहा है कि भाई जो हमारी अथॉरिटी है, जो अगर आप जनसभा कर रहे हैं तो उस जनसभा की पूरी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए और मैं जैसा गाइडलाइन आपको करूंगा उसके आधार पर आप जनसभा को आयोजित कर सकते हैं। और अगर इसके खिलाफ अगर आप जनसभा आयोजित करते हैं तो आपदा प्रबंधन कानून के थ्रू आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो कैंपेनिंग इस बार उस तरह की नहीं होगी जिसमें लोग अपने पूरे व्यवस्था को दिखाते थे। इस बार पूरी तरह से एक संतुलित होने जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि इस कैंपेनिंग में आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्याशी सहित 5 लोग घर घर जाके घूमेंगे। आप समझ सकते हैं कि जब ये 5 लोग घर घर घूमेंगे तो एक अच्छा फीलिंग होगा कि पहली बार जो प्रत्याशी किसी आम सभा के जरिए, जनसभा के जरिए लोगों से मुलाकात करते थे, इस बार सभी लोगों से मुखातिब होंगे और करीब करीब लोगों की कठिनाई को समझने का मौका भी मिलेगा। वैसे इस बार के चुनाव में जो व्यक्तिगत जो पोजीशन है, जो इंडिविजुअल जो पावर है, जो इंडिविजुअल जो जिसकी पहचान है, आइडेंटिटी है, वो इस बार थोड़ी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। रही बात कि कैंपेनिंग का, इस बार के कैंपेनिंग में इन चीजों को पूरी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि भाई आप क्या कर सकते हैं। और नॉमिनेशन में दो लोगों की जाने की एंट्री है, 2 लोग ही जा सकते हैं। जो नॉमिनेशन में जो बहुत लंबे एक जनसभा की तैयारी की जाती थी, लंबे भीड़ की तैयारी की जाती थी, इस बार उस तरह की भीड़ नहीं देखने को मिलेंगे। पूरी तरह से साफ सुथरा इस बार चुनाव का माहौल दिखने वाला है। ये जो इलेक्शन कमीशन अपने गाइडलाइन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो जारी की है वो इस तरह से हम लोग को देखने को मिल रही है। रही बात पहला नॉमिनेशन का और दूसरा कैंपेनिंग का, इस नॉमिनेशन और कैंपेनिंग के बाद तीसरा सबसे अहम आता है जिससे हम लोग अपने नेतृत्वकर्ता को चुन करके बिहार विधानसभा में भेजते हैं। इस बार जो हम लोग जो चुन के भेजते हैं, टोटल हमारे भेजे गए कैंडिडेट वहां पर जाकर के 122 की मेजोरिटी ला करके अपनी सरकार को तय करेंगे। तो हम लोग के कहने का मतलब है कि नॉमिनेशन है, इसके बाद कैंपेनिंग है और लास्ट की जो प्रक्रिया है वो आपकी जो वोटिंग है, तो वोटिंग भी इस बार अहम माना जाएगा। अगर हम वोटिंग की बात करें तो इस बार वोटिंग में पोस्टल बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। इस पोस्टल बैलेट पेपर की बात करें तो इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए, जो 80 साल से अधिक हैं उनके लिए, या फिर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, या फिर वैसे लोग जो कोविड 19 से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए पहली बार पोस्टल
वोटिंग बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है वो पोस्टल के माध्यम से करेंगे। और साथ ही साथ जब चुनाव की काउंटिंग होगी तो इस बार बहुत अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखते हुए पूरी तरह से चीजों को डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा कि कौन सा कितना मत से वो आगे बढ़ रहे हैं, कितना पीछे हो रहे हैं। जो डिस्प्ले पर रिजल्ट आपको परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पोस्टल जो बैलेट पेपर की जो गिनती होगी उसकी गिनती के लिए भी अलग एक रूम बनाया जाएगा ताकि उस रूम की सहायता से उसका पूरा क्रियान्वयन किया जा सके। इसके अलावा जो काउंटिंग का जो रूम होगा उसमें 7 टेबल से अधिक नहीं होगा और कोशिश किया जाएगा कि हर चीज में इस कोविड-19 के खिलाफ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ मास्क की भी व्यवस्था की जाएगी। वैसे कहा भी गया है कि अगर वोटिंग देने के क्रम में अगर जो बूथ पर जो अधिकारी हैं अगर उन्हें किसी पर डाउट होगा तो वो क्या कर सकते हैं, उसके मास्क को उतरवा के उसके चेहरे को देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो जैसा कि इन सभी चीजों का खंडन कर दिया गया है कि इस बार की जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा एक अलग प्रारूप में देखने को मिलेगा, एक अलग स्वरूप में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी होगी। दिक्कतें इस बात की होगी कि पहले क्या था कि पहले भीड़ के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से, लोगों के आने जाने के माध्यम से लोगों को पता चल पाता था कि प्रक्रिया है, किसे कैसे क्या करना है, कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, कौन बुरा है, किसके तरफ जनता का झुकाव, ये सब बातें पता चलती थी। इस बार उन नेताओं के पास, जिस प्रकार हम शिक्षकों के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम ऑनलाइन बच गया है, इस प्रकार इस बार नेताओं के पास भी, उनके पास भी सोशल मीडिया जैसे ही सहारा होंगे। लेकिन आपको यह पता है कि इंटरनेट की सुविधा हर जन जन तक तो हमारे यहाँ है नहीं। सोशल मीडिया की बात करें तो एंड्रॉइड फोन की व्यवस्था सभी जगह तो है नहीं। हमारे यहाँ आज भी सबसे बड़े जो जमात जो वोट करते हैं वो जो तबके हैं, जो एक सबसे बड़ा जमात है जिनके पास ना तो इंटरनेट की सुविधा है और ना ही जिसको एंड्रॉइड फोन की व्यवस्था है, तो सोशल मीडिया तक अपनी बातों को वहां तक पहुंचाना भी काफी मुश्किल होगा। साथ ही साथ इस मुश्किल के दौर में हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी रोल अहम माना जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसे किस प्रकार से टैकल करती है, किस प्रकार से इसको कोऑर्डिनेट करती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इसके आगे की ओर बात करते हैं। इसी माध्यम से हम लोग कुछ और भी चीजों को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारी प्रक्रियाएं इसके माध्यम से हमें और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। चलिए थोड़ी बात कर लें इलेक्शन कमीशन की। अगर इस मुद्दे पर हम लोग पहुंचे हैं तो इलेक्शन कमीशन का बात करना बिल्कुल जायज होगा। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे यहाँ है, जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग बोलते हैं, इस बात का जिक्र हमारे संविधान में भाग 15 में किया गया है और ये 15 में जो आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक किया गया है। इस इलेक्शन कमीशन की हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि ये इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चूंकि हमारे मूल संविधान में इन बातों की चर्चा है, 324 और 329 में किया गया है। इस इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 और ये 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान स्वरूप में करंट अफेयर्स आकर के इसमें जुड़ा है कि जो कल तक आपके यहाँ के जो अशोक लवासा थे, जो सदस्य के तौर पर निर्वाचन आयुक्त के तौर पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुनील अरोड़ा है, लेकिन जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त थे उनमें से अशोक लवासा के आज के ही दिन उनको अपने जगह से हट गए और उस जगह पर एंट्री हुई है राजीव कुमार की। तो ध्यान रखना है कि राजीव कुमार की एंट्री हो चुकी है अशोक लवासा के जगह पर। साथ ही साथ इसके अलावे एक अन्य इसमें शामिल है और सुनील अरोड़ा इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर हैं। तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का जो कंसेप्ट है वो बड़ा, उसको हम लोग एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। वयस्क मताधिकार के बारे में हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करना आवश्यक होगा, जानना होगा कि वयस्क मताधिकार का क्या कंसेप्ट चलता है। तो बोलता है कि जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें पहले ये उम्र था 21 साल, घटा करके कर दिया गया 18 साल और ये एक संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया 61वां यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कल तक 21 साल के लोग वोट कास्ट करने का काम करते वो कर दिया गया 18 साल और इस वयस्क मताधिकार में 61वें की बात की गई और ये ईयर था 1989 यानी 1989 में अचानक भारत में
जो वोटरों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। कारण क्या था? 21 साल से मतदान की आयु घटा करके 18 साल कर दी गई और इसको हम लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं। बोलता है कि मताधिकार कैसी व्यवस्था है? तो मताधिकार के बारे में कहा जाता है कि अगर मताधिकार को हम लोग देखें तो ये एक वैधानिक है, जिसको हम लोग वैधानिक बोलते हैं। और वैधानिक के अलावा हम लोग बोल सकते हैं मताधिकार हम लोग का करना एक विधिक अधिकार है। ये ध्यान रखना है कि इस तरह के अधिकार है मताधिकार, और हमें मत देने का जो अधिकार दिया गया है वो इस प्रकार से वयस्क मताधिकार को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वयस्क मताधिकार जिसको हम लोग 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, इस पर एक समिति आई थी जिस समिति का नाम था तारकुंडे समिति। काफी फेमस ये सवाल भी है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर उस मताधिकार का जो था 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। वैसे तारकुंडे समिति ने सिर्फ इसके बारे में चर्चा नहीं की, तारकुंडे समिति ने इस पर भी चर्चा की थी कि जो चुनाव हो रहे हैं उसके आय व्यय का लेखा जोखा होना चाहिए, जो रेडियो के प्रसारण है उसको कब होगा, कैसे होगा, उस प्रसारण की संबंधित बातों पर होना चाहिए। तो तारकुंडे समिति ने काफी इस पर अपना अप्रोच भी किया था। अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जो अभी विधानसभा के चुनाव की बात चल रही है, जो विधानसभा से संदर्भित जो तथ्य हैं उनसे संबंधित बहुत बेहतर एक कंसेप्ट आपको देखने को मिल सकता है। वो कंसेप्ट क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा हो जाएगी तो ये काम हो जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर एक चीज हम लोग का थोड़ा सा अप्रोच करना है कि ये जो आपको वयस्क मताधिकार जो है, इस बात की चर्चा आर्टिकल नंबर 326 में की गई है, 326। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 324 में इलेक्शन कमीशन की बात है और भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित ही बातों की चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 326 है, 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार इसको माना जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा से संबंधित, विधानसभा से कोरिलेटेड कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इन चीजों को डिफाइन कर पाता है, इन चीजों को बताता है। तो हम लोग थोड़ा इस पर बात कर लें। अगर हम लोग नीचे की तरफ इसको देखते हैं, इसको जरा सा देखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 327, बोलता है कि विधान मंडलों के लिए, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति, यानी विधान मंडलों का मतलब है कि जो लेजिस्लेशन है, जो विधान मंडल का मतलब होता है कि जिसमें लेजिस्लेशन की बात की गई हो, उससे संबंधित बातों की चर्चा 327 में की गई है विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में, कि कैसा निर्वाचन का प्रक्रिया होगी, कैसा प्रोसेसिंग होगा, ये कैसा इसको क्रियान्वित किया जाएगा, किसके संसद के डायरेक्शन पर निर्वाचन है उसको कैसे रेगुलेट करने का काम करेगी, ये सारा जो डायरेक्शन को फॉलो करने का जो काम होगी वो 327 के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति। वहीं इसके जस्ट एक अनुच्छेद के नीचे 328 में इस बात की चर्चा है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, मतलब एक तरफ ये जो शक्ति उपबंध किया गया है और दूसरी तरफ अगर उसके राज्य में चुनाव रही है तो उस विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी उस विधानमंडल की शक्ति, कि वो उस विधानमंडल की शक्ति क्या होगी, वो अपने फंक्शनिंग को कैसे रेगुलेट करवा पाती है। तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है, विधानमंडल से संबंधित इन बातों पर चर्चा की जानी चाहिए, ये महत्वपूर्ण माना गया है। और अब क्या है ना कि अब हम लोग के यहाँ थोड़ा सा एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, तो नया स्वरूप हम लोग इसको देख सकते हैं। नया स्वरूप अब हम लोग के यहाँ क्या आ रहा है उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लें। तो नए स्वरूप की बात करें तो अब हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे आपने एक देखा होगा कि हम लोग का जो था फोटो पहचान पत्र के साथ चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन को लेकर जिसकी सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा किया गया था। फिर हम लोग के यहाँ कंसेप्ट आया ईवीएम का, यानी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, जिसका पहली बार केरल के थरूर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको निकाला गया भाई ये ईवीएम का क्या कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या कंसेप्ट होगा। फिर ईवीएम के बाद हम लोग फिर एक नए जोन में आ गए जिसको वीवीपैट के कंडीशन में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस तरह से हम लोग के यहाँ इसके परिवर्तन के दौर इलेक्शन कमीशन का जो है ये अब चुनाव की प्रक्रिया कराने की प्रक्रियाओं में जो है काफी सुधार देखे जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन देखा जा रहा है। और ये वीवीपैट के बाद तो अब तो ये पेपर ऑडिट ट्रेल हो गया, वेरीफाइड वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल हो गया, यानी कि अब आपको जो है अब अगर आप चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उसकी अपनी पर्ची होगी कि चूंकि आपने अपना मतदान कर लिया है अच्छे तरीके से। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ ये सुविधाजनक चीजों का आगमन शुरू हो गया है और इस तरह से लोग अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन इस बार के
चुनाव का मामला कैसा होगा, किस तरह का चुनाव होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चूंकि ऑनलाइन के कंसेप्ट में आज तक हमारे यहाँ चुनाव की व्यवस्था नहीं कराई गई थी। पहली बार ये अहम मुद्दा होगा कि जनता किस प्रकार से अपने नेतृत्वकर्ता को चुनती है, क्योंकि उसको चुनने में निश्चित तौर पर उसके पास इंफॉर्मेशन कम से कम जा पाएगा, और जो डिजिटल माध्यम है उसकी पहुंच थोड़ी कमजोर पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर अब लोगों तक, अब यहां फेस टू फेस कंसंट्रेट करने की बात होगी, और जहां 5 आदमी जाकर के किसी को कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पर उसे बहुत बड़े क्षेत्रों में जा करके अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को शामिल करना पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं अगले बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव की किस तरह की स्थिति होती है और किस तरह की दशा होती है। जय हिंद, जय भारत।